Hello everyone, welcome to Study for Elvers. How are you? I hope you all are good and fine. So, as you all know that we have already done thermodynamics, states of matter, okay, and atomic structure and chemical bonding and molecular structure, basic principles of chemistry. Some units are already done. Now we are going towards the equilibrium. Okay, so देखो equilibrium में हम क्या start करेंगे. ये अंडरलाइन पोर्शन आप देख रहे हो मीनिंग ऑफ इक्विलिब्रियम. आज हम डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रिया इन्वॉल्विंग फिजिकल प्रोसेसेस, सॉलिड लिक्विड गैस एंड सॉलिड गैस इक्विलिब्रिया. हेनरीज लॉ भी इसमें ही डिस्कस हो जाएगा एंड जनरल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम इन्वॉल्विंग फिजिकल प्रोसेसेस. सो आज का हमारा टॉपिक ये रहेंगे. सो लेट अस स्टार्ट द टॉपिक दैट इज इक्विलिब्रियम. देखो इक्विलिब्रियम जो होगा, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो इक्विलिब्रियम है ये टू टाइप्स में होगा. ठीक है, फर्स्ट जो होता है इसमें केमिकल इक्विलिब्रियम और सेकंड रहेगा आयोनिक इक्विलिब्रियम. सबसे पहले हम जो डिस्कस करेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम को डिटेल में डिस्कस करेंगे. ओके, आप देख पा रहे हो यहाँ पे एक बॉक्स है. बॉक्स की दोनों साइड पे आप क्या लगा रहे हो, फोर्स लगा रहे हो. जब आप फोर्स लगाओगे तो बॉक्स जो है वो रेस्ट में ही रहेगा, बॉक्स जो है मोशन में नहीं आएगा. इस टाइप के जो इस टाइप के इक्विलिब्रियम है, बॉक्स इज एट रेस्ट, इस टाइप के इक्विलिब्रियम को हम स्टैटिक इक्विलिब्रियम कहते हैं. क्लियर. नेक्स्ट है डायनामिक इक्विलिब्रियम. डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या होगा, जैसे कि आप देख रहे हो एक बीकर है उसमें, ठीक है, ऊपर एक टैप लगी हुई है. टैप में से जो है वाटर मींस आ रहा है उसमें, ठीक है, बीकर में. और नीचे एक और टैप लगी हुई है, टैप लगा लो चाहे एक पाइप लगा लो. ठीक है, वहाँ से क्या हो रहा है, जितना भी वाटर जो है टैप से आ रहा है उतना ही वाटर जो है बीकर में से, ठीक है, नीचे वाला जो पाइप है उसमें से गो आउट हो रहा है. ओके, जितना मीन्स इनवर्ड हो रहा है उतना ही आउटवर्ड हो रहा है. वाटर लेवल को जो है कोई भी यहाँ पे फ़र्क नहीं पड़ा, तो वाटर लेवल जो है सेम रह रहा है यहाँ पे. और हम कहेंगे कि जो वाटर लेवल है वो क्या किस में है, दैट इज़ इक्विलिब्रियम में. इस टाइप के इक्विलिब्रियम को हम डायनामिक इक्विलिब्रियम कहेंगे. ओके, नेक्स्ट है हमारे पास, जब यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो फॉरवर्ड रिएक्शन है और स्पीड ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू स्पीड ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन. यहाँ पे जो स्पीड है, फॉरवर्ड रिएक्शन क्या हो रही है, फॉरवर्ड यहाँ पे हो रहा है कि टैप में से वाटर आ रहा है, और बैकवर्ड क्या हो रहा है कि जो नीचे वाली टैप है उसमें से जो वाटर है वो आउट हो रहा है. ठीक है, तो वहाँ से आप क्या कह सकते हो, दैट इज स्पीड जो है दोनों में सेम है. केमिकल इक्विलिब्रियम जो होगा दैट इज़ डायनामिक इक्विलिब्रियम. हमें यही स्टडी करना है, केमिकल इक्विलिब्रियम हमारा टॉपिक यही है, केमिकल इक्विलिब्रियम. तो केमिकल इक्विलिब्रियम जो होते हैं वो डायनामिक इक्विलिब्रियम होता है. क्लियर. नेक्स्ट हम देख लेते हैं केमिकल रिएक्शन. देखो टू टाइप्स की केमिकल रिएक्शंस होती हैं. फर्स्ट इज इरिवर्सिबल रिएक्शन एंड सेकंड इज रिवर्सिबल रिएक्शन. अब जो इरिवर्सिबल रिएक्शन होगी पहले हम इसमें देख लेते हैं. सपोज हमारे पास कोई रिएक्टेंट है और रिएक्टेंट से क्या हो रहा है, प्रोडक्ट बन रहे हैं. ठीक है, प्रोडक्ट बनेंगे जब बन रही है तो होगा क्या, जब जब जो प्रोडक्ट बनते जाएंगे तब जो रिएक्टेंट्स होंगे उनकी जो कंसेंट्रेशन होगी वो डिक्रीज़ होएगी टाइम के साथ, और प्रोडक्ट्स बन रहे हैं तो उनकी कंसेंट्रेशन क्या होगी, टाइम के साथ इंक्रीज होगी. क्लियर. तो इसमें कोई कौन सी एग्जांपल दे सकते हो आप. इरिवर्सिबल वो होते हैं जैसे रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन गए, अब आप प्रोडक्ट्स से जो है रिएक्टेंट्स को नहीं बना सकते. ओके, नेक्स्ट है देखो एसिड हो गया, बेस हो गया. अगर आप दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड ले रहे हो, स्ट्रॉन्ग बेस ले रहे हो, तो आपको पता है कि जो प्रोडक्ट है वो सॉल्ट बनेगा, सॉल्ट प्लस वाटर. अब सॉल्ट से जो है एसिड और जो बेस है रिवर्स जो मीन्स आप कह सकते हो डायरेक्शन की तरफ ये रिएक्शन मूव नहीं होगी. और नेक्स्ट है पेरिसिपिटेशन रिएक्शन. अब पेरिसिपिटेशन रिएक्शन में क्या बनते हैं, पेरिसिपिटेट्स. ओके, जब पेरिसिपिटेट्स बन जाएंगे तो बैकवर्ड रिएक्शन जो है वो पॉसिबल नहीं हो सकती. ऐसी रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं, दैट इज इरिवर्सिबल रिएक्शंस. ओके, पेसिपिटेशन रिएक्शन आ गया, इसमें कंबर्शन रिएक्शन आ सकता है. ठीक है, आपको पूछा जा सकता है कि जो कंबर्शन रिएक्शन है, पेसिपिटेशन रिएक्शन है, या फिर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस हैं, ये किस टाइप की रिएक्शंस है. दीज आर द इरिवर्सिबल रिएक्शंस. ओके, इन टाइप्स ऑफ रिएक्शंस में क्या होता है, इक्विलिब्रियम जो होगा वो आपको नहीं मिलेगा. नो इक्विलिब्रियम इज फाउंड इन दीज टाइप ऑफ रिएक्शंस.
नेक्स्ट आप देख सकते हो रिवर्सिबल रिएक्शन। अब रिवर्सिबल में क्या होगा, देखो ए कोई आपके पास रिएक्टेंट है, बी भी आपके पास कोई रिएक्टेंट है, जब दोनों ऐड होंगे मिक्स होंगे तो क्या होगा, प्रोडक्ट्स बनेंगे सी प्लस टी। ठीक है, पहले फॉरवर्ड रिएक्शन होगी, सी प्लस डी बनेगा, और बाद में क्या होगा, सी प्लस डी बनने के बाद में ए और बी फिर बनना चाहेगा। ठीक है ना, मीन्स रिवर्स जो है, रिवर्स डायरेक्शन जो है वो यहाँ पे पॉसिबल है। ओके तो ये साइन आप देख पा रहे हो, दैट इज़ ये इक्विलिब्रियम का साइन होता है। ओके सो एग्जांपल्स देख सकते हो आप, जैसे अमोनिया जो होता है प्रिपेयर हो जाता है, दैट इज़ N2+3H2 से। ठीक है, 2NH3। इसमें जो ये आप जो रिएक्शंस देख रहे हो रिवर्सिबल, इसमें इक्विलिब्रियम जो है एग्जिस्ट करेगा। क्लियर। नेक्स्ट आप देखो यहाँ पे, दैट इज़ इन रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल को ही हम यहाँ पे टॉपिक रखेंगे, दैट इज़ रिवर्सिबल रिएक्शन में क्या होता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। जब फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट और जब बैकवर्ड रिएक्शन का रेट जब दोनों इक्वल हो जाते हैं, तो अब हम कहते हैं कि जो रिएक्शन है या फिर जो सिस्टम है, प्रोसेस है, वो इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, इक्विलिब्रियम में आ चुका है। कैसे, दैट इज़ देखो यहाँ पे एक एग्जांपल देख रहे हो आप, यहाँ पे हम अमोनिया प्रिपेयर कर रहे हैं, N2+3H2 से क्या बना, 2 टाइम्स दैट इज़ अमोनिया NH3। अब यहाँ पे जो आप लेफ्ट हैंड साइड में देखो, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, ठीक है, और इक्वल टू रेट ऑफ डीकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया। जैसे जैसे अमोनिया बन रहा है वैसे वैसे वो डीकम्पोज भी हो रहा है। क्लियर। सो मीन्स कंसेंट्रेशन जो है NH3 की वो तो कांस्टेंट रहेगी एट इक्विलिब्रियम। जैसे जैसे प्रोसेस फॉरवर्ड मूव कर रहा है वैसे वैसे जो है बैकवर्ड भी मूव करेगा। हम कह सकते हैं कि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया इज इक्वल टू रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया, और कंसेंट्रेशन क्या रहेगी, कांस्टेंट। अब क्या होता है, देखो ये एक ग्राफ देख रहे हो आप, ठीक है ना, इसमें क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन वर्सेस टाइम। तो यहाँ पे देखो जो फॉरवर्ड रिएक्शन होगी, ठीक है ना, फॉरवर्ड रिएक्शन से प्रोडक्ट बन रहे हैं, और नीचे आप देख कर पा रहे हो बैकवर्ड रिएक्शन। फॉरवर्ड रिएक्शन भी हो रही है, साथ में बैकवर्ड रिएक्शन भी हो रही है, और जब वो दोनों मीट करेंगी तो एक ऐसा पॉइंट आ जाएगा कांस्टेंट। मींस यहाँ पे क्या होगा, रेट ऑफ अ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड, मीन कांस्टेंसी आ जाएगी। ठीक है, कांस्टेंट आ जाएगा। तो यही होता है जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इक्वल हो जाता है, तब हम कहते हैं कि वहाँ पे क्या आ गया, इक्विलिब्रियम। विद द हेल्प ऑफ फर्दर हम एग्जांपल्स पढ़ेंगे जब नेक्स्ट टॉपिक्स आएंगे, तब आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ओके तो यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे कि रिएक्टेंट्स क्या है अमोनिया के, दैट इज़ N2 और H2। ठीक है ना, दोनों की कंसेंट्रेशन जो होगी जब रिएक्शन हो रही होगी तो उनकी कंसेंट्रेशन जो होगी वो कम हो जाएगी। ठीक है ना, और अमोनिया बनने जा रहा है, बन रहा है अमोनिया, तो जो उसकी स्टार्टिंग में देखो उसकी जो कंसेंट्रेशन है वो थोड़ी इंक्रीज होगी, फिर वो कांस्टेंट हो जाएगी। सिमिलरली N2 और H2 की पहले कंसेंट्रेशन डिक्रीज होगी और फिर कांस्टेंट मूव करना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये ग्राफ है अमोनिया का, कंसेंट्रेशन ऑफ ईच रिएक्टेंट एंड ईच प्रोडक्ट बिकम्स कांस्टेंट एट इक्विलिब्रियम। तो जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा तो सभी की जो कॉन्सेंट्रेशंस होती हैं, चाहे वो रिएक्टेंट्स हैं चाहे वो प्रोडक्ट्स हैं, उनकी कंसेंट्रेशंस क्या हो जाती हैं, कांस्टेंट हो जाती हैं। ओके मीन्स ये कह सकते हो कि चेंज होना जो है उनमें चेंजेस नहीं आती, उसमें वो एक जो है कांस्टेंट में पोजीशन में आ जाते हैं। सो नेक्स्ट है ग्राफ्स हैं कुछ, इसके साथ भी हम क्लियर कर लेते हैं। यहाँ पे ये ग्राफ्स कैसे हैं, रेट ऑफ रिएक्शन वर्सेस टाइम। सबसे पहला ग्राफ देखो कि ये ग्राफ पॉसिबल है, सेकेंड ग्राफ पॉसिबल है, थर्ड ग्राफ पॉसिबल है। ठीक है, फर्स्ट तो देखो इसमें क्या है, फॉरवर्ड रिएक्शन एंड बैकवर्ड रिएक्शन। फॉरवर्ड रिएक्शन में कंसंट्रेशन जो है, रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज होना स्टार्ट हुआ, और बैकवर्ड में रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होना स्टार्ट हुआ, और एक पोजीशन ऐसी आई वहाँ पे ये कांस्टेंट हो गई। ठीक है, और सेकंड में जो है पहले डिक्रीज़ हुआ, फॉरवर्ड रिएक्शन डिक्रीज़ हुई, फिर कांस्टेंट हो गई, और बैकवर्ड जो है फिर इंक्रीज़ हुई, फिर वो कांस्टेंट हो गई। लेकिन यहाँ पे देखो थर्ड में क्या है, ठीक है ना, इक्विलिब्रियम से आने से पहले ही जो है मीन्स जो रेट ऑफ रिएक्शन आप फॉरवर्ड देख रहे हो वो कांस्टेंट हो गया, और थर्ड ग्राफ की बात हो रही है। और बैकवर्ड में जो है प्रोडक्ट्स जो होंगे, ठीक है, उनकी बैकवर्ड रिएक्शन होता है ना, बैकवर्ड रिएक्शन में कंसंट्रेशन जो है
पहले इंक्रीज हुई देन वो कांस्टेंट हो गया, मीन्स इक्विलिब्रियम आया ही नहीं। और सेकंड में इक्विलिब्रियम एक बार आया जहाँ पे दोनों लाइंस जो है इंटरसेक्ट कर रही हैं, वहाँ पे इक्विलिब्रियम आया और उसके बाद जो है फिर वो कांस्टेंट हो गई। और फर्स्ट में क्या है, इक्विलिब्रियम आया मीन्स अब वो कांस्टेंट ही है। ओके, सो फर्स्ट जो ग्राफ है वो बिल्कुल करेक्ट ग्राफ है और सेकंड और थर्ड जो है ये ग्राफ बिल्कुल भी करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट है, आप देख पा रहे हो कंसंट्रेशन। अब हमने रेट ऑफ रिएक्शन वर्सेस टाइम बनाया था, लेकिन अब जो ग्राफ्स है वो हैं कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम के। तो ये ग्राफ्स आप देख सकते हो यहाँ पे। फर्स्ट ग्राफ में आप देख रहे हो कि रिएक्टेंट्स की पहले कंसंट्रेशन डिक्रीज हुई एंड देन कांस्टेंट हो गई, प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी एंड देन इंक्रीज होते होते वो कांस्टेंट हो जाएगी। ओके, फर्स्ट ग्राफ जो है बिल्कुल सही है और सेकंड भी सही है, क्योंकि जो रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन है डिक्रीज हुई और प्रोडक्ट्स की इंक्रीज हुई। एक ऐसा पोजीशन आया जब दोनों की जो मींस कंसंट्रेशन है वो कांस्टेंट हो गई। ओके, थर्ड में आप देख पा रहे हो कि रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन डिक्रीज हुई, ठीक है ना, फिर डिक्रीज होके कांस्टेंट हो गई। मींस जब कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ आता है वहाँ पे आपने कॉन्स्टेंसी देखनी होती है, कांस्टेंट। ओके, तो यहाँ पे कांस्टेंट सभी केसेस में रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स एक पोजीशन पे आके हो रहे हैं, तो ये बिल्कुल ग्राफ जो है बिल्कुल एग्जैक्ट है, सही है। ठीक है, ये इंट्रो में ही है ये टॉपिक। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो दैट इज़ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। अब जो केमिकल इक्विलिब्रियम होता है इसकी क्या करेक्टरिस्टिक्स है, सबसे पहला तो आपको ये लर्न करना है कि जो केमिकल इक्विलिब्रियम हम पढ़ेंगे या पढ़ रहे हैं वो डायनामिक होता है। ठीक है, हम डायनामिक केस में ही डिस्कस करेंगे, स्टैटिक को हमने डिस्कस नहीं करना। और इसमें क्या होता है, जो फॉरवर्ड रिएक्शन हो रही होती है वो बैकवर्ड रिएक्शन के इक्वल होती है। ठीक है, जब फॉरवर्ड रिएक्शन हो रही होती है तभी उसी टाइम बैकवर्ड रिएक्शन भी हो रही होती है, तो वो दोनों क्या होते हैं, इक्वल, केमिकल इक्विलिब्रियम में। ओके, सो सेकंड पॉइंट क्या है यहाँ पे, equilibrium can be achieved from either side, it would not affect equilibrium point। ओके, equilibrium जो है कभी भी अचीव किया जा सकता है, किसी भी पॉइंट पे आप जो है equilibrium को अचीव कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट इज इनिशियल कंसंट्रेशन हैज़ नो इफेक्ट ऑन relative concentration at equilibrium, equilibrium point will remain as such at a given temperature। यहाँ पे है कि जो इक्विलिब्रियम से इनिशियल कंसंट्रेशन को कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, अगर आपने एक पर्टिकुलर टेम्परेचर लिया हुआ है तभी। जैसे एग्जांपल के साथ इसको, इस पॉइंट को हम क्लियर करेंगे। जैसे आप देख रहे हो कि यहाँ पे अमोनिया प्रिपेयर हो रहा है, कहाँ से, दैट इज़ N2 से +3H2 से एंड गिव्स 2NH3। सपोज N2 के मोल्स मेरे पास है 1 मोल, ठीक है, इन 1 लीटर, और 3H2 का भी मैंने 1 लीटर लिया, उसमें मोल्स हैं 0.5। ओके, और NH3 के जो हैं वो 2 मोल्स हैं इन 1 लीटर। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर आप क्या करोगे, यहाँ पे रेशो देखनी होती है आपको। ठीक है, रेशो देखो, N2 की कितनी रेशो है, 3H2 की कितनी है, दैट इज़ 1:0.5। दैट मीन इक्विलिब्रियम तभी आएगा जब 1:0.5 जो है आप क्या कर लोगे, दैट इज एक्वायर कर लोगे। ठीक है, सो हो सकता है यहाँ पे अगर आप 2 मोल ले लो, ठीक है ना, 2 मोल एंड यहाँ पे आप H2 के ले लो 1 मोल, ठीक है, तभी भी रेशो सेम आ रही है। ओके, तब भी इक्विलिब्रियम आ जाएगा। क्लियर, मीन्स इक्विलिब्रियम जब आता है तब होता क्या है, कलर कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है ना, जब भी आप कोई रिएक्शन कर रहे हो, कोई कलर चेंज हो गया उसका, तो आप कह दोगे कि इक्विलिब्रियम जो है वो आ चुका है। प्रेशर जो है कांस्टेंट हो जाना, ठीक है, जैसे कि आप कोई रिएक्शन कर रहे हो वहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट हो गया। ओके, तो भी आप कह सकते हो कि इक्विलिब्रियम आ गया। एंड डेंसिटी का कांस्टेंट होना, ये भी किसका सिंबल है, दैट इज़ इक्विलिब्रियम को क्या करता है, पॉइंट आउट करता है। नेक्स्ट जो है दैट इज़ क्लोज्ड वेसल इज़ मस्ट। ये सभी करेक्टरिस्टिक्स अभी हमने मीन्स हम दोबारा से स्टडी करेंगे, लेकिन ये इंट्रो में है तो हमने ये नीड थी हमें इसकी, हम दोबारा से फिर भी करेंगे। ओके, देखो यहाँ पे क्या है, क्लोज्ड वेसल इज मस्ट।
क्लोज्ड वेसल का मतलब है कि अगर आपने इक्विलिब्रियम को अचीव करना है तो क्लोज्ड वेसल में ही कोई एक्सपेरिमेंट जो है किए जाने चाहिए, ठीक है। अदरवाइज तो जो प्रेशर आप कह रहे हो कि कांस्टेंट होगा केमिकल इक्विलिब्रियम, वो नहीं अचीव होगा। ओके, सो क्लोज्ड वेसल जो है वो होनी चाहिए। नेक्स्ट है रोल ऑफ कैटालिस्ट। अगर हम कैटालिस्ट की बात करें तो होता क्या है, देखो जैसे इक्विलिब्रियम आप देख पा रहे हो कि विदाउट कैटालिस्ट तो इक्विलिब्रियम की पोजीशन ई देखो आप कहाँ पे है, लेकिन विद कैटालिस्ट जो है इक्विलिब्रियम जो होगा वो उससे अर्लियर ही अचीव हो जाएगा। ओके, सो रोल ऑफ कैटालिस्ट का यही है कि ये फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शंस को दोनों को ही इन्हांस करता है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट टॉपिक है इक्विलिब्रियम इन फिजिकल प्रोसेसेस। तो इक्विलिब्रियम ये आपके सिलेबस में मेंशन है, ठीक है, इसे ध्यान से सुनना। होगा क्या, यहाँ पे आप देख पा रहे हो फर्स्ट पॉइंट जो है दैट इज़ अ सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम। अब देखो जो इक्विलिब्रियम हम स्टडी करेंगे फिजिकल प्रोसेसेस में, फिजिकल प्रोसेसेस में कैसे, फर्स्ट होगा सॉलिड लिक्विड, ठीक है, कि नेक्स्ट होगा लिक्विड वेपर एंड उसके बाद होगा सॉलिड वेपर। सो 3 पॉइंट्स डिस्कस करेंगे हम इसमें। फर्स्ट जो है दैट इज़ सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम। देखो इसमें क्या है, एक्चुअली इसमें हम स्टडी क्या करने जा रहे हैं। देखो यहाँ पे मैंने क्या लिया, एक फ्लास्क लिया है, ठीक है, ये इंसुलेटेड है। इंसुलेटेड समझते हो ना आप कि अगर इसमें मैंने वाटर लिया है, ठीक है, और एक आइस ली है, दोनों लिए हैं मैंने इसमें। इंसुलेटेड मीन्स यही हो गया कि ये जो फ्लास्क है ना तो ये बाहर से हीट को अब्जॉर्ब कर रही है और ना ही ये रिलीज़ कर रही है, ठीक है। इसमें ऐड क्या किया गया है, आइस एंड वाटर को ऐड किया गया है। ओके, एट इसका टेम्परेचर हमने टी इज़ इक्वल टू 273 केल्विन रखा है और प्रेशर जो है वो नॉर्मल प्रेशर पे से रखा हुआ है। क्लियर, मीन्स आपने ये कंडीशन साथ में रखी है कि टेम्परेचर इतना और प्रेशर इतना। अब होगा क्या, देखो मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड वाटर आर कोलाइडिंग अगेंस्ट आइस एंड आर एडहरिंग ऑन आइस। होगा क्या जब ये दोनों बीच में क्या है, फ्लास्क के वाटर है और आइस है, ठीक है, तो जो वाटर होगा, ठीक है, उसके जो मॉलिक्यूल्स होंगे वाटर के वो आइस के साथ कोलाइड करेंगे, ठीक है। कोलाइड्स के जो कोलॉइड्स के जो होंगे, सॉरी आइस के जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो वाटर के साथ कोलाइड करेंगे। होगा क्या, जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे वो आइस में कन्वर्ट होते जाएंगे और जो आइस के होंगे, ठीक है, जब वाटर के साथ इंटरेक्ट करेंगे तो वाटर मीन्स आइस वाटर में चेंज हो रहा है, वाटर आइस में, आइस वाटर में, वाटर आइस में, ठीक है ना, ये प्रोसेस चल जा रहा है इसमें। तो होगा क्या यहाँ पे, मीन्स मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड वाटर आर कोलाइडिंग अगेंस्ट आइस एंड आर एडरिंग ऑन द आइस एट द सेम टाइम। तभी क्या हो रहा है, सम मॉलिक्यूल्स ऑफ आइस जो है वो लिक्विड में जा रहे हैं, ठीक है ना, गो इनटू द लिक्विड। बोथ प्रोसेसेस अकर्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में हो रहे हैं। तो होगा क्या, रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम आइस इनटू वाटर इज इक्वल टू रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम वाटर इनटू आइस। मीन्स यहाँ पे आइस के जो मॉलिक्यूल वाटर में कन्वर्ट हो रहे हैं और वाटर के आइस में हो रहे हैं, तो रेट तो दोनों का सेम ही चल रहा है। मेल्टिंग और फ्रीजिंग प्रोसेस, एक तरफ मेल्टिंग हो रहा है दूसरी तरफ फ्रीजिंग चल रहा है, तो मीन्स दोनों के रेट क्या है, इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पे मीन्स हम क्या कहेंगे, जब दोनों का रेट ऑफ ट्रांसफर इक्वल हो गया तो इक्विलिब्रियम स्टेट ही है यहाँ पे। ओके, मीन्स H2O जो है सॉलिड हो गया आइस, दैट इज़ इक्विलिब्रियम विद द वाटर लिक्विड, ठीक है। यहाँ पे आइस जो है वो वाटर के साथ इक्विलिब्रियम में है, क्योंकि कंसंट्रेशन तो चेंज ही नहीं हो रहा। जितनी आइस वाटर में लॉस हो रही है उतना वाटर भी तो आइस में चेंज हो रहा है ना, ठीक है ना। मीन्स यहाँ पे दोनों की कंसंट्रेशंस को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, ना ही आइस को ना ही वाटर को। सो ऐसे हम कह सकते हैं कि यही होते हैं फिजिकल प्रोसेसेस, जिसमें हम कह सकते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट रहेगी, ठीक है, इक्विलिब्रियम टाइम प्रेशर कांस्टेंट हो जाएगा, ये प्रोसेसेस। यहाँ पे कंसंट्रेशन जो है वो कांस्टेंट है। नेक्स्ट जो फिजिकल प्रोसेसेस हमें डिस्कस करना है दैट इज़ लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम। अब लिक्विड वेपर में क्या होगा, आप फर्स्ट जो है फर्स्ट डायग्राम को देखें, क्या है इसमें, दैट इज़ वाटर देख रहे हो, सिंपली ये इनिशियल पोजीशन है, ठीक है। और आपने क्या किया, फर्स्ट जो डायग्राम है आपने क्या किया, यहाँ पे हीट देना इसे स्टार्ट किया थोड़ा, ठीक है। जब आप हीट दोगे तो होगा क्या, वाटर में जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ब्रेक होंगी और जो मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है, उनके पास काइनेटिक एनर्जी आएगी और वो वेपर स्टेट में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे।
तो मतलब कंटिन्यू ये प्रोसेस चलेगा, ठीक है, इवेपोरेशन का प्रोसेस होना स्टार्ट हो जाएगा। जब इवेपोरेशन होगी तो जो मॉलिक्यूल्स हैं वो वेपर स्टेट में चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, ठीक है। एट द इनिशियल पोजीशन देखो प्रेशर का लेवल बिल्कुल सेम था, लेकिन जब हम कुछ टाइम बाद देखेंगे तो प्रेशर का आप लेवल देख सकते हो कितना हाई हो चुका है सेकेंड डायग्राम में। तो होगा क्या, जब मीन्स कुछ ऐसा पॉइंट आएगा, एक ऐसा पॉइंट आएगा जब क्या होगा, मॉलिक्यूल्स जो है वेपर स्टेट में जाना बंद कर देंगे। क्लियर। इवन कि वाटर है, ठीक है ना, फ्लास्क में आप देख रहे हो वाटर है, लेकिन वहाँ पे क्या होगा, मीन्स वेपर स्टेट में मॉलिक्यूल जाना क्या कर देंगे, बंद। तो इसका क्या कारण है यही हम देखते हैं यहाँ पे। सो फर्स्ट पॉइंट इज लिक्विड इन वेसल स्टार्ट इवेपोरेटिंग एट रूम टेम्परेचर, इवेपोरेट होना स्टार्ट हो गया, जिसके साथ क्या हुआ, प्रेशर गोज ऑन इंक्रीजिंग, प्रेशर इंक्रीज होना स्टार्ट हो गया। आफ्टर सम टाइम प्रेशर बिकम्स कांस्टेंट, जब प्रेशर इसका कांस्टेंट हो गया, नो मोर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो वेपर स्टेट में जाना बंद हो जाएंगे, और जो आप कह सकते हो वहाँ पे इक्विलिब्रियम स्टेट आपको पता चल जाएगी, वो ही पोजीशन जो होगी वो इक्विलिब्रियम स्टेट होगी, ठीक है। इनिशियली क्या था, जब मैंने आपको बताया कि इनिशियल डायग्राम आप देखो तो वहाँ पे क्या है, रेट, एक रेट ऑफ कंडेंसेशन होता है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था ये, ठीक है, रेट ऑफ कंडेंसेशन। रेट ऑफ कंडेंसेशन तो बिल्कुल भी नहीं था, ठीक है, लेकिन रेट ऑफ इवेपोरेशन था स्टार्टिंग में। टाइम के साथ साथ जो है, इवेपोरेशन के साथ साथ वेपर फेज जो है, वेपर स्टेट मॉलिक्यूल वो इंक्रीज़ करते गए, और उसके साथ क्या हुआ, रेट ऑफ जो कंडेंसेशन है वो इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो गया। कंडेंसेशन मीन जब मॉलिक्यूल्स की जो क्वांटिटी है वो इंक्रीज़ हो जाएगी तो वो क्या करेंगे, ठीक है ना, वो ऊपर ही ऊपर कोलाइड करेंगे, लिक्विड के साथ, नीचे वाले लेवल के साथ कोलाइड करेंगे। जब ऊपर जो है मॉलिक्यूल्स की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाएगी तो लिक्विड के साथ टकराएंगे, और उसमें फिर आके वो क्या होंगे, इन्वॉल्व हो जाएंगे। उसी को हम जब कहते हैं कि वो वापस आके लिक्विड में आ रहे हैं तो उसे हम कंडेंसेशन प्रोसेस कहते हैं। तो फाइनली क्या होगा, ठीक है ना, इवेपोरेशन अब क्या होना, इंक्रीज़ हुआ, वेपर स्टेट इंक्रीज़ हुई, तो फिर क्या होगा, कैसी स्टेट आएगी जब इवेपोरेशन होना क्या हो जाएगा, डिक्रीज़, लेकिन कंडेंसेशन प्रोसेस होना क्या स्टार्ट हो जाएगा, इंक्रीज़। फिर धीरे धीरे क्या होगा, एक पोजीशन फिर ऐसी आएगी जब दोनों इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। रेट ऑफ इवेपोरेशन किसके इक्वल हो जाएगा, रेट ऑफ कंडेंसेशन के। तो वहाँ पे क्या हुआ, जब ये दोनों रेट इक्वल हो जाएंगे तो हम कहेंगे कि इक्विलिब्रियम आ चुका है, तो प्रेशर जो है वो अब नहीं बन रहा, ठीक है ना, कॉन्स्टेंसी आ जाएगी प्रेशर में। ओके, सो सेम ही प्रेशर लगाएगा वो लिक्विड पे। सो द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स इन इक्विलिब्रियम, अब इक्विलिब्रियम में आ गया, कोई भी मॉलिक्यूल जो है वेपर में स्टेट में नहीं जा रहा, और कोई भी मॉलिक्यूल ऊपर वाली स्टेट से लिक्विड में नहीं आ रहा, ठीक है, दोनों रेट क्या हो गए, सेम। तो इस टाइप जब वो प्रेशर लग रहा होता है लिक्विड पे एट द इक्विलिब्रियम, उसे हम इक्विलिब्रियम वेपर प्रेशर कहते हैं, और वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड कहते हैं। ओके, नोट करने वाली बात क्या है यहाँ पे, यही बात है कि जो हमने ऊपर ये डायग्राम्स आप देख रहे थे, वहाँ पे जो आपने वेसल्स लेने हैं वो क्लोज होने चाहिए, क्लोज वेसल्स आपको पिक करने हैं। ओके, और नेक्स्ट बात यही है कि अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर दो, हमने एक कांस्टेंट जो टेम्परेचर रखा था, अगर आप उससे ज़्यादा कर दो, टेम्परेचर इंक्रीज़ हो गया, तो वेपर प्रेशर और इंक्रीज़ होगा, वेपर प्रेशर में चेंज आएगा, इंक्रीज़ होगा। वाटर एंड वाटर वेपर आर इन इक्विलिब्रियम एट प्रेशर, सो ओके, अगर आप देखो तो एक रिज़ल्ट यहाँ से आएगा कि जो वाटर है और जो वाटर वेपर है वो दोनों किस पोजीशन में है, इक्विलिब्रियम में है, जब प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक होगा, मींस 1.013 बार होगा, और जब टेम्परेचर कितना होगा, 100 डिग्री सेल्सियस, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, तब ये दोनों इक्विलिब्रियम में आएंगे। नेक्स्ट है कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। अब बॉइलिंग पॉइंट होता है द टेम्परेचर एट विच द लिक्विड एंड वेपर्स आर एट इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट, एंड एट प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक। ऐसा टेम्परेचर यहाँ पे क्या होता है, लिक्विड एंड वेपर आर एट इक्विलिब्रियम, ठीक है। अब हमने क्या लिया था, ये जो एक्टिविटी की है इसमें क्या था, एक लिक्विड था, ठीक है, जो वाटर था, एंड वेपर क्या था, ठीक है ना, वेपर स्टेट में जो मॉलिक्यूल जा रहे थे, वो क्या हुआ, एक पोजीशन ऐसी आई जब वो दोनों क्या हो गए थे, इक्विलिब्रियम में आ गए थे, ठीक है। तो वो टेम्परेचर वहाँ पे, उस टेम्परेचर को ही जब दोनों इक्विलिब्रियम में आए उसको हम क्या कहेंगे, बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे। एंड कितना प्रेशर था, कितना कंसीडर किया था, 1 एटमॉस्फेरिक। अगर आप प्रेशर को डिक्रीज़ कर दो, 1 एटमॉस्फेरिक लिया आपने, अगर आप डिक्रीज़ कर दो तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज़।
मीन्स जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो प्रेशर पे डिपेंड करता है। एट हायर एल्टीट्यूड्स, हमने कहा हुआ है ना कि एट हायर एल्टीट्यूड्स जो बॉइलिंग पॉइंट है वो डिक्रीज़ हो जाता है। एट हायर एल्टीट्यूड बॉइलिंग पॉइंट जो है किसी भी लिक्विड का वो डिक्रीज़ क्यों होगा, क्योंकि एट हायर एल्टीट्यूड प्रेशर जो है वो लो होता है। ओके, सो नेक्स्ट देखो सॉलिड गैस इक्विलिब्रियम, थर्ड पॉइंट जो है इसमें हम एक एक्टिविटी के साथ इसे अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इसमें कोई ज़्यादा डिटेल नहीं है। फर्स्ट और सेकंड पॉइंट जो थे वो इंपॉर्टेंट थे। यहाँ पे क्या है, देखो आयोडीन है, सॉलिड है, उसको आपने हीट किया तो वो क्या हो जाएगा, सबलिम हो जाएगा उसका। सबलिम मीन्स जो आयोडीन है वो डायरेक्ट वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, हमें हमें कैसे पता चलेगा कि मीन्स इसका इक्विलिब्रियम आ गया, तो द वेसल गेट्स फिल्ड विद वॉयलेट वेपर, जब आप हीट करोगे ना इसे तो इसका जो कलर है वो आपको वॉयलेट वेपर दिखाई देगा, और धीरे धीरे क्या होगा, जो मतलब मीन्स जो कलर है वो डार्क होता जाएगा, इंटेंसिटी ऑफ कलर इंक्रीजेस। लेकिन फिर क्या होगा, कुछ टाइम बाद जो आप देखोगे कि पहले तो डार्क होता जाएगा, थोड़ा सा डार्क, फिर और डार्क, फिर और डार्क, एक ऐसी पोजीशन आएगी जब कलर जो है वो कांस्टेंट रह जाएगा, मीन्स उससे ज़्यादा डार्क नहीं होगा। तो फिर आप कह सकते हो कि इक्विलिब्रियम जो है वो आ चुका। ठीक है, इक्विलिब्रियम अकर्स, वहाँ पे इक्विलिब्रियम जो है सेटअप हो चुका। और कुछ एग्जांपल्स जो हैं यहाँ पे आप और देख सकते हो, जैसे कि आपके पास है NH4Cl, ये सॉलिड फॉर्म में है, तो आपने इसको वेपर में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, ये भी इसी प्रोसेस का ही एग्जांपल है। और कैम्फॉर देख सकते हो, कैम्फॉर जो है सॉलिड फॉर्म में है, तो वो वेपर फॉर्म में जो है कैम्फॉर कन्वर्ट हो गया। ओके, सो नेक्स्ट जो है दैट इज नेक्स्ट टॉपिक इज इक्विलिब्रियम इन्वॉल्विंग डिसोल्यूशन ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड एट सैचुरेशन। देखो, इक्विलिब्रियम इन्वॉल्विंग डेसोल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। डेसोल्यूशन का मीनिंग क्या होता है कि लिक्विड में सॉलिड को डेसोल्यूट करना। ठीक है, आप कह सकते हो डिज़ोल्व करना। ठीक है, तो होगा क्या, देखो इसमें हम कोई सॉलिड लेंगे, लिक्विड में ऐड करेंगे, तो उसका कुछ इक्विलिब्रियम पे देखेंगे कि क्या रिजल्ट हमें मिलेगा। सैचुरेशन पॉइंट पे क्या होगा, एट सैचुरेशन पॉइंट जो आप कह सकते हो कि कंसेंट्रेशन ऑफ शुगर इन सॉल्यूशन कांस्टेंट। जब आप शुगर को डिज़ोल्व करोगे वाटर में, ठीक है, आप करते जा रहे हो, उसको डिज़ोल्व करते जा रहे हो, लेकिन एक ऐसा पॉइंट आ जाएगा जब शुगर जो है उसमें डिज़ोल्व नहीं होगी, तो सैचुरेशन पॉइंट आ गया। ठीक है ना, सैचुरेशन पॉइंट ही कहोगे उसको। सैचुरेशन पॉइंट पे जो शुगर की कंसंट्रेशन है वो सोल्यूशन में क्या हो जाती है, कांस्टेंट, मीन उससे ज़्यादा आप उसमें डिज़ोल्व नहीं कर सकते, वो कॉन्सेंट्रेशन अब कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं होगी अब। ठीक है, नेक्स्ट है कि अ स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम हैज़ बीन रीच्ड बिटवीन द अनडिजॉल्वर शुगर एंड डिजॉल्वर शुगर। अब क्या है, एक स्टे मीन्स एट सैचुरेशन पॉइंट ही कह सकते हो कि इक्विलिब्रियम जो है वो आ चुका है, क्योंकि अब जो है डिजॉल्वर शुगर और जब आप उसमें और शुगर डालोगे तो वो अनडिजॉल्वर्ड है। ठीक है, तो आप यही कहोगे कि डिजॉल्वर्ड शुगर और अनडिजॉल्वर्ड शुगर में क्या है, इक्विलिब्रियम स्टेट, मीन्स वो अब उसमें डिजॉल्व नहीं होगी। At equilibrium, rate of dissolution of sugar is equal to rate of crystallization of sugar. सो डेजोल्यूशन का मीनिंग है डिज़ोल्व, उसमें हो जाना। ठीक है, इक्विलिब्रियम पे जो रेट ऑफ डिज़ोल्यूशन है वो रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, मीन्स क्रिस्टलाइजेशन का मीनिंग यही है कि अगर आप उसमें और शुगर डालोगे तो वो क्रिस्टल फॉर्म में ही वहाँ पे रहेगी, उसमें डिज़ोल्व नहीं होगी जब तक आप उसका टेम्परेचर और इंक्रीज़ नहीं करते। ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ हो जाती है ना, तो वही टेम्परेचर पे तो वो डिज़ोल्व नहीं होगा। ठीक है, वहाँ पे आप कह सकते हो कि डेजोल्यूशन किसके इक्वल है, रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। नेक्स्ट आप कह सकते हो कि इक्विलिब्रियम इन्वॉल्विंग डेजोल्यूशन ऑफ गैसेस इन लिक्विड। अब हम गैसेस को ऐड करेंगे लिक्विड्स में, तो देखते हैं यहाँ पे क्या रिजल्ट हमें मिलेगा। जैसे कि देखो, ये तो कॉमन ही एग्जांपल है, जैसे व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज डिजॉल्व्ड इन सोडा वाटर द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट्स। होता है ना कि सोडा वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व की होती है उन्होंने, तो CO2 जो है गैशियस फॉर्म जो है दैट इज CO2 इन सोल्यूशन, मीन्स जो सोडा वाटर्स होती हैं या फिर कोल्ड ड्रिंक्स भी आपने देखी होंगी, वहाँ पे क्या होता है, जो CO2 गैशियस फॉर्म है। ठीक है, CO2 कुछ CO2 तो
क्योंकि गैस को आपने लिक्विड में डिज़ोल्व करना है, तो आपको बाहर से एक हाई प्रेशर अप्लाई करना पड़ता है, तभी जो है उसमें डिज़ोल्व होती है। ठीक है, जितनी डिज़ोल्व हो जानी होती है वो हो जाती है उसमें, और जो डिज़ोल्व नहीं होती वो उसके लिक्विड के ऊपर रह जाती है। ओके, तो वो जो ऊपर वाली CO2 होती है जो कि गैशियस फॉर्म में होगी, वो इक्विलिब्रियम में होती है उस कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जो लिक्विड में डिज़ोल्व हुई हुई है। क्लियर। सो यह यहाँ पे इक्विलिब्रियम इसीलिए दिखा हुआ है, देखो इक्विलिब्रियम का साइन है कि जो CO2 गैशियस फॉर्म में है वो इक्विलिब्रियम में होती है CO2 जो कि सोल्यूशन में है। ठीक है, जो डिजॉल्व हुई हुई है। ठीक है, द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन द लिक्विड डिपेंड्स ऑन द प्रेशर। वही है कि आप एक गैस को लिक्विड में डिजॉल्व करना चाहते हो, तो वो डिपेंड करेगा कितना सॉल्युबल हो रही है, कैसे प्रेशर पे, बाहर से आपने कितना प्रेशर अप्लाई किया है, हाई प्रेशर पे ही वैसे डिजॉल्व होगी। सो ये अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ यहाँ पे फॉलो होता है जब ये प्रोसेस होता है। हेनरी लॉ क्या है कि मास ऑफ अ गैस डिजॉल्वर्ड, कितनी मास डिजॉल्व होगा एक गैस का सॉल्वेंट में, वो डिपेंड करता है कि आप बाहर से कितना प्रेशर अप्लाई कर रहे हो। M इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P। इन सोडा वाटर बॉटल्स आप देखते हो कि उसमें क्या होगा, CO2 गैशियस एग्जिस्ट्स इन इक्विलिब्रियम विद CO2 डिजॉल्वड इन वाटर। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। व्हेन बॉटल क्या होता है, जब बॉटल ओपन अप करते हो आप, तो वहाँ से CO2 एस्केप होती है ना, एस्केप, क्योंकि वो हाई प्रेशर पे वहाँ पे रखी होती है। जब आप उसे ओपन अप करते हो तो जो उसके वहाँ पे जो मीन्स प्रेशर होता है, ठीक है, इनसाइड दैट बॉटल, तो वो किसके इक्वल हो जाता है, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। ठीक है, क्योंकि फिर वहाँ से क्या होता है, CO2 एस्केप करती है विद रैपिडली विद फिज। ओके, जो साउंड जो होती है फिज। एंड द सोडा बॉटल्स आर सील्ड। सोडा बॉटल्स जो होती हैं उनको सील किया होता है बाय एडिंग CO2, उसमें CO2 ऐड कर देते हैं वो, एट हाई प्रेशर पे किया होता है, सो दैट वो गैशियस जो है गैस फॉर्म जो है लिक्विड में क्या हो जाए, डिजॉल्व। नेक्स्ट टॉपिक इज जनरल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रिया इन्वॉल्विंग फिजिकल प्रोसेसेस। अब कुछ समरी है जो मैंने आपको अभी एक्टिविटीज़ बताई हैं। ठीक है, ये आप ध्यान से आपने पढ़ी होंगी, सुन ली होंगी, तो वहाँ पे क्या रिजल्ट्स हमें मिले। सो जो फर्स्ट था दैट इज़ जब हम लिक्विड को गैस में ऐड करेंगे, तो वहाँ पे क्या है, प्रेशर बिकम्स कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। लिक्विड को किस में ऐड करना है, दैट इज़ गैस फॉर्म में। ओके, तो आपको याद रखना है कि वहाँ पे प्रेशर जो है, प्रेशर बिकम्स कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो नेक्स्ट है कि सॉलिड को जब आप लिक्विड में ऐड करोगे, सॉलिड क्या होगा, लिक्विड इक्विलिब्रियम, तो वहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट होगा एट कांस्टेंट प्रेशर। जब अभी हमने स्टडी किया कि डिसोल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, जब आप सॉलिड को लिक्विड में ऐड करोगे तो वहाँ पे क्या होगा, नो मोर शुगर इज़ एडेड आफ्टर सैचुरेशन पॉइंट। तो मीन्स आप कह सकते हो कि सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट एट गिवन टेम्परेचर। एट गिवन टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो फिर सॉल्युबिलिटी तो चेंज होगी ना। ठीक है, सो सॉल्युबिलिटी क्या होती है, वहाँ पे कांस्टेंट रहती है। और अभी हमने डिस्कस किया डिसोल्यूशन ऑफ गैसेस इन लिक्विड, ये हमने अभी डिस्कस किया है जो CO2 वाला। तो वहाँ पे क्या होगा, कंसेंट्रेशन ऑफ गैस इन लिक्विड एट गिवन टेम्परेचर क्या होगा, दैट इज कांस्टेंट। ओके, कंसेंट्रेशन जो है वो डिपेंड करेगी प्रेशर पे। मीन्स आप कितना प्रेशर अप्लाई कर रहे हो उस लिक्विड के ऊपर, तो सो दैट वो कंसेंट्रेशन ऑफ गैस जो है कितनी डिज़ोल्व होगी उस लिक्विड में। ये चारों पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के बेस पे हमने जनरल करेक्टरिस्टिक्स जो है उनको स्टडी करना है। जनरल करेक्टरिस्टिक्स आर एज फॉलोज। फर्स्ट क्या है कि जो मेजरेबल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द सिस्टम बिकम कांस्टेंट। मेजरेबल कैसे, जैसे हमने स्टडी किया, कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो गया, प्रेशर कांस्टेंट हो गया, टेम्परेचर कांस्टेंट है। ठीक है, तो मीन्स यही तो एक सिस्टम की मेजरेबल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। मेजरेबल प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी होती है, प्रेशर हो गया, ठीक है, वॉल्यूम, टेम्परेचर, ये सभी मेजरेबल है। ये क्या हो जाती हैं, कांस्टेंट हो जाती हैं जब इक्विलिब्रियम आता है तब। इक्विलिब्रियम कैन बी इस्टेब्लिश्ड ओनली इन केस ऑफ क्लोज सिस्टम। मैंने आपको स्टार्टिंग में वो करेक्टरिस्टिक्स भी करवाई थी, प्रॉपर्टीज़, तभी मैंने आपको कहा था कि ये बाद में हम दोबारा से स्टडी करेंगे, तो ये वही दोबारा से आ गया। ठीक है, सो इक्विलिब्रियम जो है मीन्स क्लोज्ड सिस्टम ही आपको कंसीडर करना होगा, तभी इसको अचीव किया जा सकता है।
इक्विलिब्रियम इज ऑलवेज डायनामिक इन नेचर, डायनामिक प्रोसेस ही होगा। जैसे डेजोल्यूशन आपने देखा वो भी डायनामिक था, CO2 गैसेस आपने देखा, ठीक है, वो भी डायनामिक था। सभी इक्विलिब्रियम जो होंगे वो डायनामिक प्रोसेसेस में ही रहेंगे। ओके, सो व्हेन इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड, जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा, देयर एग्जिस्ट एन एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द सब्सटेंसेस इन्वॉल्वड इन इक्विलिब्रियम विच बिकम्स कांस्टेंट एट गिवन टेम्परेचर। सो जब इक्विलिब्रियम आ जाता है तो वहाँ पे क्या होगा, कंसंट्रेशन जो है कांस्टेंट हो जाती है। कैसे, जैसे मैंने CO2 वाली आपको एग्जांपल दी है ना, तो मैंने बताया था कि सोडा बॉटल्स में CO2 गैशियस जो होगा CO2 सोल्यूशन वाले के साथ इक्विलिब्रियम में होगा। तो मींस जो है CO2 जो एक्वस जो लिक्विड में CO2 डिज़ोल्व हुई है वो किस पे डिपेंड करेगी, प्रेशर पे। आपने बाहर कहाँ से कितना प्रेशर दिया उस पर डिपेंड करेगी, ठीक है। और किस पे डिपेंड करेगी, इक्विलिब्रियम किसके साथ होगा उसका, CO2 गैशियस के साथ। तो अगर दोनों को डिवाइड करें, रेशो ले हम इनकी CO2 एक्वस की और CO2 गैशियस की, तो ये रेशो जो है वो कांस्टेंट रहेगी। यही ये जो हमने ऊपर प्रॉपर्टी की है, कैरेक्टरिस्टिक की है, वही ये बता रहा है। ओके, सो यहाँ पे क्या है, जितनी ये रेशो आप देख रहे हो, अगर ये वैल्यू ग्रेटर होगी, ठीक है, ग्रेटर द वैल्यू ऑफ दिस कांस्टेंट, ग्रेटर इज़ द एक्सटेंट टू विच CO2 डिजॉल्व्स इन वाटर। मीन्स अगर ये रेशो मीन्स ये अगर आप ये वैल्यू ग्रेटर आएगी तो उतनी ही ज़्यादा मीन्स प्रोबेबिलिटी है कि एक जो गैस है वो लिक्विड में डिज़ोल्व हो सकती है। जितनी ये रेशो कम आएगी या वैल्यू कम आएगी उतनी वो डिज़ोल्व भी लिक्विड में कम होगी। ठीक है जी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन पार्ट था, ठीक है। 3 और 4 लाइंस जो अंडरलाइन करवाई थी मैंने सिलेबस की, उसमें बारे में था ये। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो जो है वो अपलोड हो जाएगी वेरी सून, एंड इसको देख लेना एक बारी, ठीक है, स्टडी अच्छे से कर लेना। और क्वेश्चंस जो है वो आप बुक्स में से, जो भी आपके पास बुक अवेलेबल है उसमें से प्रैक्टिस करते रहिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिए, और शेयर कीजिए अपने नियर डियर के साथ, जो भी क्लास 11th में है, ठीक है, उन स्टूडेंट्स के साथ उनको शेयर कीजिए। और थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू लॉट।